हेलो दोस्तों, आप सभी का आरबी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नया बहुत ही इम्पोर्टेंट बोर्ड की रिगार्डिंग क्लास 10th यूपी बोर्ड मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट जो बोर्ड में हर साल आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। दोस्तों, हम जो है लगभग 66 क्वेश्चन लेके आए हैं, जिनकी श्योरिटी होती है जो बच्चा एक बार सॉल्व कर ले तो इतनी श्योरिटी होगी कि वो कम से कम जो 100% में से कम नहीं तो वो 80% का दावेदार पूरा हो जाता है। दोस्तों, मैं श्योरिटी नहीं दूंगा कि पूरे क्वेश्चन फंसेंगे, लेकिन मैं इतनी श्योरिटी जरूर दे दूंगा कि आपकी अच्छी परसेंटेज आएगी और अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। इस अगर पीडीएफ अगर आपने देख ली, इसे सॉल्व कर ली तो मैं अभी दोस्तों सिर्फ क्वेश्चन लेके आया हूँ। इसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, तो मैं इसकी पीडीएफ जो है लिंक में शेयर कर दूंगा। आप उसको अलग से भी सॉल्व कर सकते हैं और मैं इसकी वीडियो जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूंगा। अगर आपका अच्छा कमेंट किया तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा इसका। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर में कौन कौन से हमारे जो बोर्ड के रिगार्डिंग है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम देखते हैं वन बाई वन। तो दोस्तों, इसमें पहला आप देखोगे क्वेश्चन है HCF का। दोस्तों, चैप्टर वाइज चैप्टर बनाए हैं, कहीं भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें HCF का। तो HCF के जब 2 नंबर दिए जाते हैं, मीन सिंपली 2 नंबर दिए जाते हैं और उनका HCF दिया गया है, तो वो आपसे LCM है। तो मैं आपको एक हिंट दे दूं तो A इंटू बी इक्वल टू LCM इंटू HCF। अगर याद हो आपको ये ट्रिक, हमें ये फॉर्मूला हमको मालूम पहले चैप्टर में। तो यहाँ आपको 2 नंबर दे देगा, मतलब कोई भी आपको 3 नंबर देगा, 3 में से एक निकालना होगा आपको बखूबी, बड़े ही आसानी से। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे दोस्तों। दिखाइए कि 4 की पावर n, जहाँ n जो है प्राकृतिक संख्या है के रूप में कोई संख्या कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होती। चाहे यहाँ 4 की पावर n आ सकता है या फिर 6 की पावर n, दोनों में से कोई भी एक आ सकता है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे दोस्तों। व्याख्या कीजिए क्यों एक भाज्य संख्या है। तो क्यों भाज्य संख्या है, तो दोस्तों इसे हम सॉल्व कर लेंगे। आप देखोगे दोनों में क्या है, कॉमन है। कॉमन होने के बाद आपको देखोगे यहाँ कुछ नंबर आएगा सॉल्व करने पे, तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, बड़ा ही प्यारा है, सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या आपको अगर थोड़ा सा याद हो तो इस पर क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे वो √2 आ सकता है, √3 आ सकता है, या फिर आपका √5 आ सकता है। कोई भी क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग। किसी खेल के मैदान में मेन सिंपली अगर इस थ्योरेटिकल क्वेश्चन को पढ़ोगे तो वो पूछेगा आपसे LCM पे बेस्ड एक क्वेश्चन पूछ सकता है थ्योरेटिकल में। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें, ये क्वेश्चन बहुत हेल्प करेगा आपके पेपर के पर्पज से। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम लोग अपना आगे क्वेश्चन नंबर 6। यदि द्विघात बहुपद k-1x² प्लस kx प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्यक -3 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। सिंपली कि x बराबर आपको कितना रखना है, -k3 पुट कर दोगे तो यहाँ से k की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो दोस्तों, मैं हिंट दे रहा हूँ, सॉल्यूशन इसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा ही, तो उसमें मैं जरूर शेयर करूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 में y बराबर px है, तो px के शून्यकों की संख्या, मतलब एक ग्राफ दिया गया है, इस ग्राफ में शून्यकों की संख्या पूछ रहा है। अगर इस ग्राफ को देखो, ये 3 ग्राफ है, तीनों में से शून्यकों की संख्या आपको बतानी है 1 बाई 1 कैसे होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8। fx इक्वल टू 3x² - kx - 4 शून्य ज्ञात कीजिए तथा सत्यापित कीजिए। मतलब आपको इसके एक तो गुणनखंड करने हैं, गुणनखंड करने के बाद आपको अलग से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा से प्रूव करना है जो हमने गुणनखंड निकाले थे, और इससे जो फॉर्मूला से जो आंसर आ रहा है क्या दोनों सही है या नहीं है, उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, सत्यापित बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -7 तथा 10 है। तो इसमें हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आप देखेंगे तो उसने बोला है सिंपली कि इसने बोला है कि अल्फा प्लस बीटा और इधर दिया अल्फा इंटू बीटा। दोस्तों, इसे बहुत ध्यान से, इसको बच्चे गलती कर बैठते हैं, इसे अल्फा मान लेते हैं, इसे बीटा, जो कि ऐसा करना हमारा गलत होगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। किसी द्विघात बहुपद fx इक्वल टू 2x² प्लस 5x प्लस k के शून्यकों अल्फा तथा बीटा के वर्गों का योग 40 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें दोस्तों k का मान ज्ञात करना होता है, तो कुछ इस तरह से हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं दोस्तों हम लोग।
ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरणों का युग्म 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इक्वल टू 9 संगत है या असंगत है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हम देखेंगे दो संख्याओं का अंतर, क्वेश्चन नंबर 12 में जिसका अंतर 26 दिया, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम लोग, दो अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है, यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन भी हमें अच्छा क्वेश्चन है जो कि हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं दोस्तों, समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और साथ ही साथ त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। जो हमारे पास ग्राफ बनेगा उसमें जो त्रिभुज त्रिभुज बनेगा तो उस त्रिभुज के हिस्से को आपको छायांकित करना है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रतिस्थापन विधि की सहायता से हमें ये दो समीकरण दिए गए हैं। हमारे पास हमें मालूम है एक प्रतिस्थापन और एक विलोपन विधि है। दोनों पे क्वेश्चन दोस्तों एक आना तय है, चाहे आप प्रतिस्थापन से सॉल्व करें चाहे विस्थापन से विलोपन से करें, तो आपको दोनों क्वेश्चन जो है सॉल्व करने हैं। दोनों को आप जो है नॉर्मली अगर वो दे कि आपको इस मेथड से सॉल्व करना है तो उसी से, अदरवाइज आप जो सा आपको ईजी लगता हो उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ से द्विघात समीकरण आ जाता है हमारे पास चैप्टर नंबर 4, यदि 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस सी बराबर 0 के मूल अगर समान है तो c का मान ज्ञात कीजिए। अगर थोड़ी सी मैं याद दिला दूं, d इक्वल टू बराबर 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो यहाँ से हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से हम इसके मूल मतलब सिंपली हम बोल सकते हैं कि इसके फैक्टर ज्ञात करने हैं, तो सॉल्व करके इसके फैक्टर हम लोग निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द्विघात समीकरण में एक रूट की इक्वेशन दी गई है। रूट में भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ रूट कैसे सॉल्व करता है। क्वेश्चन नंबर 20 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है दोस्तों, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों हमारा एक मोटर बोट से रिलेटेड है, जिसकी स्थिर जल में चाल 24 किलोमीटर पर घंटे है। 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये थे द्विघात समीकरण। अब आता है हमारे पास दोस्तों समांतर श्रेणी के। तो समांतर श्रेणी में देखेंगे, समांतर श्रेणी 3 1 -1 3 के लिए सार्वंतर मीन सिंपली डी की वैल्यू पूछा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, यदि एक समांतर श्रेणी का सार्वंतर -4 तथा 10वां पद -8 हो तो श्रेणी का प्रथम पद मीन सिंपली क्या पूछा है आपसे, ए। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं दोस्तों, समांतर श्रेणी में दिया है कि वो पूछ रहा है कि का कौन सा पद 78 है, सिंपली आपसे एन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं हम लोग, समांतर श्रेणी का चौथा पद अगर 0 है तो सिद्ध कीजिए समांतर श्रेणी का 25वां पद 11 है, 11वें पद का 3 गुना होगा। क्वेश्चन नंबर 26, दो अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य होंगी। क्वेश्चन नंबर 27, 636 योगफल प्राप्त करने के लिए इसमें दोस्तों आपका SN वाला फॉर्मूला लगेगा, अगर याद हो तो आपको 2a + n - 1 × d। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 28 पर। तो 28, किसी समांतर श्रेणी में p पद q तथा q पद p है तो p + q पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरूर सॉल्व करें। उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं दोस्तों 30, एक AP दी गई है, का कौन सा पद सबसे पहले ऋणात्मक पद होगा। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम अपने पास क्वेश्चन नंबर 31। तो दोस्तों इसमें जो है डायग्राम आप जो है देख सकते हैं, डायग्राम इसमें दिए नहीं है लेकिन मैं बनाने की कोशिश कर दूंगा यहाँ। चित्र में D पैरेलल है BC के, यदि AD, अब हम एक अगर डायग्राम बनाने की कोशिश करें यहाँ तो डायग्राम कुछ इस तरह से दिया गया है, A B C इधर D है और ये E है। तो इसमें बोला गया है जो D है वो BC के क्या है, पैरेलल है, और AD BDB AE EC तो X की क्या पूछा उसने, वैल्यू पूछी है।
क्वेश्चन नंबर 32 में यदि चित्र में ट्राइंगल ए बी सी दिया गया है, ए बी सी, समांतर रेखाखंड पी क्यू खींचा गया है, यदि पी क्यू अपॉन बी सी, तो ए पी और पी बी का अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों इसका डायग्राम ये है। क्वेश्चन नंबर 33, ट्राइंगल एबीसी में यदि भुजा ED भुजा BC पर लंब है और AD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD, तो सिद्ध कीजिए ट्राइंगल ABC एक समकोण त्रिभुज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अपना 34। तो 34 में दिया गया, सिद्ध कीजिए यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो यह अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 34 हमारा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35, x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x, y बिंदुओं 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 35। क्वेश्चन नंबर 36, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु 2, -3 और q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक हो। क्वेश्चन नंबर 37, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदुओं -1, 6 विभाजित करता है। क्वेश्चन नंबर 38, क्या बिंदु 3, 2, -2, -3 और -2, 3 एक त्रिभुज बनाते हैं? तो यदि हाँ तो बताइए किस प्रकार का ये त्रिभुज बनेगा। तो दोस्तों ये जो है निर्देशांक ज्यामिति के क्वेश्चन है, बड़े अच्छे क्वेश्चन है ये लोग। क्वेश्चन नंबर 39 को देखें, यदि 3 cot A = 4 तो sec A का मान निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया है कि इसमें जो है जितने भी एंगल दिए गए हैं सबकी वैल्यू रख के आंसर निकालो। क्वेश्चन नंबर 41, बिंदु C पर समकोण एक समकोण ट्राइंगल ABC में यदि tan A = 1 तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin A cos A = 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 42, tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 - tan थीटा = 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। क्वेश्चन नंबर 43, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है, सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? तो वो हमें इसमें बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 44, एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है, पृथ्वी तल के किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिड़िया क्षैतिज दिशा में इस प्रकार उड़ती है कि उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई समान रहती है। 2 सेकंड बाद उसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। चिड़िया के उड़ाने की चाल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 44 इस तरह हमें ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। 60 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण क्रमानुसार 45 तथा 60 हैं। उस मकान की ऊंचाई तथा मीनार से उसकी दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 46, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे हाइट एंड डिस्टेंस के, हम कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन आगे देखते हैं। वृत्त से संबंधित चित्र में 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या के 2 संकेंद्रित वृत्त हैं। बाह्य वृत्त की एक जीवा AB जो अंतःवृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है, तो इसकी लंबाई क्या होगी? तो इस क्वेश्चन को देखेंगे। इसी में क्वेश्चन नंबर 48, सिद्ध कीजिए बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। तो कुछ क्वेश्चन इस तरह से विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 49, एक घड़ी की मिनट की सुई। तो ये दोस्तों वो है कि हमारा वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। एक घड़ी की मिनट की सुई r सेंटीमीटर लंबी है। 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा। क्वेश्चन नंबर 50, 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के किसी त्रिज्य खंड का परिमाप 16.4 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 51, 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा AB वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है। दीर्घ वृत्तखंड तथा लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया है। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 52 में दिया गया है ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर वाले दो संकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप हैं। आकृति देखिए, यदि एंगल ए ओ बी 30 डिग्री है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे कैसे। क्वेश्चन नंबर इसी में 53 देखेंगे हम लोग। तो आपने ये देखा होगा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसमें एक गोल मेज पर उस पर 6 समान डिजाइन है, तो सिंपली आपसे पूछ रहा है कि बताओ इनका जो डिजाइन वाला है इसका एरिया क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग। क्वेश्चन नंबर 54, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 55, संलग्न चित्र में दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56, एक ठोस शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तथा शंकु का वक्र पृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक तम्बू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर है और 4 मीटर है तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। तो इस तम्बू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तम्बू के भीतर हवा की आयतन भी ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग। क्वेश्चन नंबर 58, एक बारमर्ता बंटन के माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध। दोस्तों बहुत प्यारा क्वेश्चन है 58। 59, 1 से 9 तक की प्रकट संख्याओं का समांतर माध्य। क्वेश्चन नंबर 60, 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य इतना है तो उनके भारों का योगफल क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 61, इसमें आपसे माध्यिका पूछा गया है और माध्यिका। क्वेश्चन नंबर 62 में आपसे बहुलक पूछा है और क्वेश्चन नंबर 63 में आपसे माध्य पूछा है, लेकिन इसमें 2 वेरिएबल दिए गए। इन दोनों वेरिएबलों को बहुत ध्यान से हमें क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन नंबर 64, यदि पी ए घटना की प्राथमिकता व्यक्त करता है तो बताइए कि ना होने की प्रायिकता क्या होगी। एक थैले में 3 लाल और 2 नीली गेंदें हैं। थैले से यादृच्छिक एक गेंद निकाली जाती है तो एक नीली गेंद निकाले जाने की प्रायिकता क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा ही प्यारा है, यदि पी बराबर 0.05 है तो ई ना होने की प्रायिकता क्या होगी। दोस्तों इस तरह से कुछ 66 क्वेश्चन हमने चुन के जो है क्वेश्चन निकाले हैं हमारी टीम ने, और उस जो है पूरा की पूरा क्वेश्चन हमने लिखा बनाया और इसको जो है हम जल्दी से इसका सॉल्यूशन जो है अपने चैनल पे जल्दी से अपलोड करने की कोशिश करेंगे।